हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये जो चैप्टर है इसका हम लास्ट सेशन करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएगा, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। आज ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इस चैप्टर के आपको लाइव पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने अगर ये पूरा चैप्टर नहीं देखा है तो मेरी आपसे ये सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस चैप्टर को पहले पूरा कंप्लीट कर लेना और फिर लाइव एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करना। लाइव एमसीक्यूज जो हम सॉल्व करेंगे वो एक दिन या 2 दिन बाद होगा, मतलब थर्सडे को होगा मोस्टली। तो प्लीज लाइव एमसीक्यूज जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि लाइव एमसीक्यूज में मैं रीसेंट पीवाईक्यूज प्लस ओल्ड पीवाईक्यूज सारे एमसीक्यूज सॉल्व कराती हूँ। कम से कम 30-32 एमसीक्यूज होते हैं, हर एक टॉपिक से पीवाईक्यू होता है और उस टॉपिक का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है। मतलब इस एमसीक्यू का आंसर ऐसा क्यों आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, ये हम क्वेश्चन प्लस आंसर साथ में डिस्कस करते करते हैं। सो थर्सडे को सुबह 9:30 बजे मैं लाइव एमसीक्यूज लेने वाली हूँ। इस चैप्टर का ये लास्ट सेशन है, इसे मिस मत करना और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना। चलो, तो आपको याद होगा कि मैंने अपने 9th सेशन में, जो मेरा पिछला सेशन था, उसमें मैंने आपको सेशन के एंड में 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। तो पहले वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो ये थे। पहला क्वेश्चन जो दिया था मैंने, इट वाज अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, a normal visioned man whose father was color blind marries a woman whose father was also color blind। मतलब एक आदमी है, एक औरत है, इन दोनों की शादी हो रही है और इनके जो दोनों के पापा हैं दोनों कलर ब्लाइंड है। देखो, ये मेरा नॉर्मल मैन है, ये मेरी वुमेन है। अभी यहाँ पर इनके जो पापा हैं ये कलर ब्लाइंड थे, फादर वॉज कलर ब्लाइंड, और इसके जो पापा हैं वो भी कलर ब्लाइंड थे, ठीक है। अब ये नॉर्मल मैन को अपने फादर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस आदमी के पास अपने फादर का सिर्फ वाई क्रोमोसोम आया है, इसीलिए ये आदमी दिखने में नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर इस लड़की के जो पापा हैं उनके पास एक रिसेसिव अलील थी, तो यही रिसेसिव अलील इस लड़की को मिल गई। यस एवरीबडी, क्या किया मैंने? अच्छा, ये उल्टा, यहाँ पर एक्स आएगा, एक्स आएगा, हाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये कैरियर हो गई ना, ये कैरियर हो गई क्योंकि इसको एक रिसेसिव अलील अपने पापा से मिला है और ये वाला जो अलील है ये इसको अपनी मम्मी से मिला है, डोमिनेंट अलील। ओके, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर। अब इनकी जो पहली बेटी हुई है वो डॉटर हुई है। व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। अब इनकी जो डॉटर हुई है उसके क्या चांसेस हैं कलर ब्लाइंड होने के? तो ध्यान से देखो, ये आदमी है, ये औरत है, इन दोनों के जीन्स आपस में क्रॉस करने वाले हैं। जो मुझे पहली डॉटर मिलेगी वो कैरियर डॉटर मिलेगी, यस एवरीबडी। और जो मुझे दूसरी डॉटर मिलेगी वो कलर ब्लाइंड डॉटर मिलेगी, सॉरी नॉर्मल डॉटर मिलेगी, कलर ब्लाइंड नहीं, नॉर्मल डॉटर मिलेगी, क्योंकि फादर नॉर्मल है। कभी भी याद रखो, ये आपके लिए एक हिंट है, दिस इज द हिंट फॉर यू। हाँ, दिस इज द हिंट फॉर यू। क्या हिंट है? मुझे लगा फोन बज रहा है। तो हिंट क्या है, इफ फादर इज नॉर्मल तो डॉटर कभी कलर ब्लाइंड नहीं होगी, देन डॉटर विल नेवर बी कलर ब्लाइंड। अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं होगी, क्योंकि डॉटर को कलर ब्लाइंड होने के लिए, अगर हमें डॉटर को कलर ब्लाइंड बनाना है तो इसके पास दोनों रिसेसिव अलील होना चाहिए। लेकिन इस डॉटर को एक डोमिनेंट अलील मिल रहा है फादर से, हर बार उसको एक डोमिनेंट अलील मिल रहा है, तो ऐसे केस में ये डॉटर कभी कलर ब्लाइंड हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर व्हाट आर द चांसेस दैट द डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड? आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली जो बच्चा हुआ है वो डॉटर हुई है, तो क्या चांसेस हैं कि ये डॉटर कलर ब्लाइंड होगी? 0% चांसेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको और एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। अब हीमोफीलिया के बारे में हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, रॉयल फैमिली में भी पाई जाती है ये। और यहाँ पर आपका क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर मिसिंग होगा और क्लॉटिंग फैक्टर अगर 9 मिसिंग होगा तो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ऐसे 2 टाइप के ब्लीडर्स डिजीज देखे जाते हैं। तो हीमोफीलिया होता कब है? बेसिकली
जब हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो आपका कैस्केड मैकेनिज्म पूरा नहीं होगा और आपका ब्लीडिंग होगा। अब ये हीमोफीलिया किसका एग्जांपल है? हीमोफीलिया का मैंने आपको क्रॉस भी कराया था, इफ यू रिमेंबर। ये देखो यहाँ पर हमने हीमोफीलिया वाला क्रॉस भी किया था। हीमोफीलिया ये एक ब्लीडर्स डिजीज है और ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में भी पाई गई थी, ब्ला 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 ब्ला। ये टेबल देखो, अगर हीमोफीलिया का रिसेसिव अलील प्रेजेंट है तो ही हीमोफीलिया होगा। तो इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? इट इज अ डोमिनेंट डिजीज, गलत। पहला ही स्टेटमेंट गलत दे दिया है क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, हमें पता है, और ये एक्स क्रोमोसोम पे होती है, इसीलिए इसको सेक्स लिंक्ड बोलते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ये इसमें सिंगल प्रोटीन की वजह से आपका क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑल राइट। तो अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब अपना जो मेंडेलियन डिसऑर्डर तो लास्ट टाइम किया था, हाँ, अब जो छोटा सा टॉपिक बचा है पेडिग्री एनालिसिस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, पेडिग्री का मतलब क्या होता है? जब आप अपने एंसेस्टर्स की स्टडी करते हो, जब हम कोई भी कैरेक्टर के बारे में हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि ये कैरेक्टर पहले की जनरेशन में था या नहीं था, ये कैरेक्टर मेरे दादाजी से आया है या परदादाजी से आया है या उससे पहले से आया है, जब आप फैमिली की जेनेटिक हिस्ट्री जानना चाहते हो तब पेडिग्री एनालिसिस कराया जाता है। लेकिन ये पेडिग्री एनालिसिस का एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ मेंडल के लॉ पे एप्लीकेबल था। इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेंडल्स प्रिंसिपल। ये मेंडल के प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेबल था, ये ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं था। मतलब ह्यूमंस पे इसका ज्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं है, तो इसको धीरे धीरे करके यूज करना कम कर दिया गया। और आज के टाइम पे तो हमारा जेनेटिक्स इतना आगे जा चुका है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस हो चुका है। पूरा का पूरा ह्यूमंस में कितने जीन्स हैं, कौन सा जीन क्या कैरेक्टर कैरी करता है, ये पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम पेडिग्री एनालिसिस ज्यादा यूज नहीं करते, ये बहुत बेसिक हो गया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो हम नया टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पुराने प्रिंसिपल्स को ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। और इसीलिए पिछले 3 से 4 साल से नीट में पेडिग्री चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन फॉर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर सिलेबस सेक, अगर हमको सिलेबस में दिया है तो हम पढ़ेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी ये पेडिग्री वाला टॉपिक नहीं दिया है, तर महाराष्ट्र बोर्डचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांनी हे टॉपिक स्किप करून टाकलं तरी चालेल, क्योंकि इस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक में है इसीलिए हम इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। देखो, आप नाम लिखकर याद नहीं रख सकते। मेरे दादाजी को डायबिटीज था, फिर मेरे पापा को है लेकिन मेरे चाचा को नहीं है, लेकिन मेरे बड़े पापा को है, मेरे बड़े पापा के बड़े बेटे को है लेकिन मुझे नहीं है। अगर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड फैमिली हिस्ट्री बताओगे तो ना तो आपको याद रहेगा, ना ही सामने वाला जो डॉक्टर है उसको याद रहेगा। और आप हर एक का नाम लिख लिख कर याद नहीं कर सकते ना। अभी फॉर एग्जाम्पल आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपने उनको बोला कि मुझे जानना है कि मेरी फैमिली में ये बीमारी कब से चल रही है। अब उन्होंने आपको एक पेडिग्री चार्ट बना के दिया, आपके फैमिली वालों का नाम लिख लिख कर, अपना खुद का कोड वर्ड यूज करके। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे इस डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, मुझे वापस दूसरे डॉक्टर के पास जाना है। तो आप अगर सेम चार्ट दूसरे डॉक्टर को ले जाकर दिखाओगे तो उस दूसरे डॉक्टर को क्या समझ में आएगा? क्योंकि ये चार्ट इन्होंने अपने लैंग्वेज में बनाया है, मतलब अपने कोड वर्ड से बनाया है। मतलब जैसे आप नीट के जो नोट्स बनाते हो, आपके आपकी लिखी हुई नोट्स आपकी भाषा में आपको समझ में आएगी, आपकी नोट्स किसी दूसरे बच्चे को समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड पैटर्न दिया गया है। हर एक टाइप के सिंबल को हम कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, इसी की मदद से हमको पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना है। हम बिल्कुल ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना जरूरी है उतना ही करेंगे। तो पहले थियोरी देख लेते हैं। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। देखो, ये तो बहुत पहले से लोगों को दिमाग में चल रहा है कि बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है। और स्पेशली जब मेंडलसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और हमको हेरिडिटी का प्रिंसिपल दिया तो हमको और कंफर्म हो गया कि बराबर है, कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। लेकिन मेंडल सर का ये जो कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ बटाने के प्लांट तक ही सीमित था, क्योंकि ये प्रिंसिपल ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता था।
मतलब जब मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया गया तो पता चला कि ह्यूमन बीइंग्स में प्रैक्टिसिंग दिस फिनोमिनन इज नॉट पॉसिबल. इट वाज एविडेंट that control process that can be performed in pea plant, these are not possible in case of humans. And study of family history about inheritance provides an alternative, and such an analysis is in several generations of a family is called as pedigree analysis. मतलब ह्यूमंस में भी अगर मुझे कोई कैरेक्टर की स्टडी करनी है कि ये कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होकर आया है, तो उसके लिए मुझे पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा. लेकिन इसका आगे जाके ऑल्टरनेटिव निकला, और आज के टाइम पे हमको पेडिग्री एनालिसिस नहीं करना पड़ता. आज के टाइम पे हमारे पास ऑप्शन है, हम जीनोम सीक्वेंस से सीधा सीधा पता कर सकते हैं ये कैरेक्टर कैसे इनहेरिट हुआ है, कैसे ट्रांसफर हुआ है. ठीक है. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. तो फैमिली ट्री यानी पाई चार्ट बना बनाकर, मतलब अभी जो हम देखेंगे ना, ये ऐसे फैमिली ट्री के फॉर्मेट में हम समझते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन सी जनरेशन से पास हुआ है. इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. मतलब ह्यूमन जेनेटिक्स में ये जो पहले पेडिग्री चार्ट यूज होता था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी चार्ट से पता चलता था कि कौन सा कैरेक्टर कौन सी जनरेशन से पास होकर आया है. तो और इसी से हम पता करते थे कि कोई कैरेक्टर एबनॉर्मल है कि नहीं है, डिजीज कैसे पास ऑन हुई है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड हियर. तो आपको ये सिंबल्स एज इट इज लर्न करने हैं. अगर हम स्क्वायर का सिंबल यूज करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा मेल है. जैसे इधर देखो, ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेल चाइल्ड है, और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कोई फीमेल है. ठीक है, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल. अगर जब ये पेडिग्री एनालिसिस बनाया जा रहा था ना, उस टाइम पे जो इंसान इसको बना रहा था उसको पता नहीं था कि जिसका सेक्स ऑर्गन डिटरमाइन नहीं होता है, आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो उनको क्या बोला जाए. इसीलिए उन्होंने एक रोम्बस का डिजाइन बता दिया और बोल दिया कि इसका सेक्स कंफर्म नहीं है, ये मेल फीमेल क्या है पता नहीं, सो दिस इज सेक्स अनस्पेसिफाइड. या कुछ एनिमल्स ऐसे जिनका सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है, तो उनको रोम्बस का सिंबल दे दिया गया. अब समझो कि इस मेल को कोई बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, या फिर इस फीमेल को कोई जेनेटिक बीमारी है, या फिर इसको कोई जेनेटिक बीमारी है, तो पता कैसे चलेगा कि ये हेल्दी मेल है या बीमार है, या हेल्दी फीमेल है या बीमार है. मतलब इनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये कैसे पता चलेगा. तो ये इजीली पता चल सके इसीलिए इनको डार्क कर दिया गया, इनको शेड कर दिया गया. अगर आपको फ्लो चार्ट में समझो, यहाँ पर मैं कुछ एमसीक्यू कराऊंगी एक, तो अगर आपको ऐसा डार्क किया हुआ बच्चा दिख रहा है, मतलब वो अफेक्टेड है, यानी उसके पास जेनेटिक ट्रेट है. अब यहाँ पर समझो इनके बीच में मेटिंग हो रही है. मेटिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है. एक मेल और एक फीमेल के बीच में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उनका गैमेट्स का फ्यूजन किया जा रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल लाइन से. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके. लेकिन समझो फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मेटिंग, देखो कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं ना जिनमें कजन कजन में शादी हो जाती है, रिलेटिव्स ब्लड रिलेटिव्स में शादी हो जाती है, तो उनके फैमिली में ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स पास होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. तो समझो ऐसी कोई फैमिली है जहां कजन्स के बीच में मीटिंग हो रही है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल लाइन से. दो लाइन अगर ड्रॉ की है हमने मेल और फीमेल के बीच में, मतलब यहाँ पर हम ब्लड रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग करा रहे हैं. और अगर सिंगल लाइन ड्रॉ की है, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग हो रही है. अब अगर आप ऐसा फ्लो चार्ट बनाते हो, तो यहाँ पर इस फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है कि ये पेरेंट्स हैं और ये इनके चिल्ड्रन हैं. ओके. और अगर समझो इन चिल्ड्रन का मैंने जो डायग्राम बनाया वो शेड कर दिया, तो यानी कि पेरेंट्स हेल्दी हैं, लेकिन इनका जो बच्चा है वो अफेक्टेड है. स्पेशली ये जो चाइल्ड है ये मेल चाइल्ड है और ये अफेक्टेड है किसी डिजीज से. ठीक है. अब समझो यहाँ पर ट्विंस का केस आया, तो कैसे पता चलेगा? हम ट्विंस को कैसे बता सकते हैं? ट्विंस को बताने के लिए मैंने यहाँ पर मेल ड्रॉ किया, यहाँ पर फीमेल ड्रॉ की, और यहाँ पे कॉमन एक मैंने फ्लो चार्ट निकाला, और समझो यहाँ पर मैंने दो बच्चे ड्रॉ किए. अब ये बच्चे फीमेल फीमेल हो सकती हैं या मेल मेल हो सकते हैं. तो ऐसे टाइप के ट्विंस को बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट है. ठीक है, ये हटा देती हूँ नहीं तो तुमको लगेगा ये भी एक सिंबल है. तो इनको हम बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस. अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस है तो मैम कैसे पता चलेगा? डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिर से मेल फीमेल बनाएंगे, ये मेरा फादर, ये मदर. ठीक है. यहाँ पर कैसे बना सकते हैं हम इसको? अगर डाइजाइगोटिक ट्विन है तो वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर मेल, यहाँ पर फीमेल, मतलब ये जो दोनों बच्चे हैं
ये जो दोनों बच्चे हैं इनके सेक्सेस अलग होंगे। और एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गई, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है ये बताने के लिए इन दोनों के बीच में भी एक लाइन होगी। इस लाइन से पता चलेगा कि ये दोनों सेम जाइगोट से डिवाइड हुए। और अगर मैं इनको सेपरेट सेपरेट बना रही हूँ, इफ देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू, तो इसको बोलेंगे कि ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स है। और समझो अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई, इफ देयर इज एन डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स बना के ये कर देना, लाइन मार देना, या फिर सर्कल बना के लाइन कर देना। यहाँ पर मेल की डेथ हो गई, यहाँ पर फीमेल की डेथ हो गई, तो ये सिंबल यूज किया जाता है डेथ रिप्रेजेंट करने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चा अबॉर्ट हो जाता है या फिर स्टिल बर्थ होता है, मतलब बच्चा पैदा हुआ है लेकिन उसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, या फिर बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, अंदर ही अंदर अबॉर्ट हो गया, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन बना के डॉट, ये देखो दिख रहा है ना, हाँ ऐसे लाइन बनाते हैं और ऐसे डॉट बना देते हैं, इसको शेड कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अबॉर्शन हो चुका है या तो फिर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, यानी कि वो पैदा तो हुआ है लेकिन उसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स हैं जो आप अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको आगे इंफॉर्मेशन क्या दी है, ध्यान से देखो। As you have studied in this chapter, each and every feature is controlled by one or the other gene located on DNA present in the chromosome। देखो हर एक कैरेक्टर जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। जब क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो वो अपने कैरेक्टर्स एक्सचेंज करते हैं और फिर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है। DNA is the carrier of genetic information. It is hence transmitted from one generation to the other generation without any change or alteration। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, DNA is the carrier of genetic information, और ये जो DNA है यही DNA एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। However, changes और alteration do take place occasionally, लेकिन म्यूटेशन भी तो पढ़ा था हमने, क्रोमोसोमल एबरेशन पढ़ा था, जीनोमैटिक म्यूटेशन पढ़ा था, जीन म्यूटेशन पढ़ा था। क्या होता है इनमें, आपके सब क्रोमोसोम्स वगैरह पहले नॉर्मल थे लेकिन म्यूटेशन की वजह से उनमें चेंज हो गया, या तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा या तो उसका सीक्वेंस बदल जाएगा, तो ये चेंजेस भी होते हैं। और जब ऐसे चेंजेस होते हैं तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से हमें बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने मिलते हैं। तो अब ये अपना सिंबल्स वाला चार्ट है। अब इसको अगर मुझे समराइज करके लिखना हो तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, अगर मैं पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूं, यहां पर मैं एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ, यहां पर एक स्लाइड ऐड कर देते हैं। अगर हमें पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बस उसी का क्विक रिवीजन। ऑटोसोमल होता है, सेक्स क्रोमोसोमल होता है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। यस, अगर मैं पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रही हूँ तो मुझे 3 टाइप का पैटर्न इनहेरिटेंस देखने मिलता है। पहले तो बेसिकली 2 मेजर कैटेगरी होती हैं, एक होता है ऑटोसोमल और दूसरा होता है एलोसोमल। इसको सेक्स क्रोमोसोमल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस की बात करूं तो यहां पर भी 2 टाइप के आते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। कौन से 2 टाइप आएंगे यहाँ पर, डोमिनेंट और रिसेसिव। यस एवरीबडी। और अगर मैं एलोसोमल की बात करती हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 2 टाइप्स दिखाई देंगे, एक होगा एक्स लिंक्ड, एक होगा वाई लिंक्ड। और एक्स लिंक्ड में आगे जाके फिर मुझे 2 कैटेगरीज दिखाई देंगी। कौन सी 2 कैटेगरीज दिखाई देंगी, एक होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। वाई लिंक्ड में रिसेसिव या डोमिनेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि वाई लिंक्ड अपने आप में एक लौता ऐसा क्रोमोसोम है जिसका उसके जैसे कोई दूसरा होमोजाइगस पेयर नहीं है। तो वाई लिंक्ड में हमें ना तो रिसेसिव दिखाई देगा ना तो डोमिनेंट दिखाई देगा। इज दिस क्लियर एवरीबडी। अब देखो ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर जो है इसको हम होलैंड्रिक भी बोलते हैं, वाई लिंक्ड जीन्स जो होती हैं इनको हम होलैंड्रिक भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि अगर मैं ऑटोसोमल की बात कर रही हूं तो ऑटोसोमल में मुझे ऑटोसोमल डोमिनेंट में स्पेशली क्या फीचर्स दिखाई देंगे,
यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट में मुझे क्या फीचर्स दिखाई देंगे? अगर कोई डिजीज है जो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है और डोमिनेंट है, तो मुझे इसमें क्या दिखाई देगा कि हर जनरेशन में, एवरी जनरेशन में द मेल एंड फीमेल विल बी अफेक्टेड इक्वली। मतलब मुझे जितने मेल्स बीमार दिखेंगे उतनी ही फीमेल्स भी बीमार दिखेंगे। ये मुझे दिखाई देगा ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले बीमारी में। ऑटोसोमल रिसेसिव में मुझे क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर जनरेशन स्किप हो रही है, मेल टू मेल या फिर फीमेल टू फीमेल। तो यहाँ पर मुझे जनरेशन स्किप होता हुआ दिखाई देगा, स्किप्स जनरेशन। ये वाला फिनोमिनन मुझे ऑटोसोमल रिसेसिव में दिखाई देगा। ऑटोसोमल रिसेसिव के हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, याद है आपको? ये देखो कहाँ गया, लास्ट सेशन में ही हमने पढ़े थे। मैंने आपको ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल्स बताए थे। ये देखो ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल्स देखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया। तो ये यहाँ पे लिख दूं, ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल्स कौन से हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल अनीमिया, थैलासीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्बिनिज्म एटसेट्रा। तो ये सब हमने ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल्स पढ़े थे। अब ऑटोसोमल हो गया। अब सेक्स लिंक्ड में क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो बीमारियां होती है, इनमें हमको क्या देखने मिलता है? अगर मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। तो हमने कल इसके भी एग्जाम्पल्स पढ़े थे। अगर मैं यहाँ पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करूं, तो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि एक्स लिंक्ड बीमारी जो होती है ये मेल्स में ज्यादा देखने मिलती है। मेल्स आर मोर अफेक्टेड, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, क्योंकि मेल्स के पास बैकअप नहीं होता है। मतलब यहाँ पर अगर दोनों अलील्स रिसेसिव होंगे तो ही फीमेल डिफेक्टिव होगी, लेकिन मेल के केस में अगर एक अलील भी डिफेक्टिव हो गया तो ये डिफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मेल्स ज्यादा अफेक्टेड देखने मिलते हैं, यहाँ पर मुझे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने मिलता है और जनरेशन स्किप देखने मिलता है। यहाँ पर स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज ऑब्जर्व्ड, जनरेशन स्किप की जाती है, और यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने मिलता है। जो मैंने यहाँ पे बोला ना स्किप्स जनरेशन, तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या आएगा? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होगा? फीमेल टू मेल। क्या ड्रॉ कर रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, ड्रॉ कुछ और कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड। फीमेल टू मेल टू फीमेल, मतलब एक जनरेशन में अगर फीमेल को है तो फिर उससे मेल को पास होगा, नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल को पास होगा, बीच में एक जनरेशन स्किप हो जाएगा। अब अगर मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करती हूँ, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर में क्या होगा? फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी अलील डोमिनेंट निकला तो फीमेल का गेम ओवर। यहाँ पर डोमिनेंट वाला डिसऑर्डर है, एक अलील भी अगर डोमिनेंट निकला तो फीमेल विल बी अफेक्टेड, दोनों अलील्स डोमिनेंट निकले तो भी फीमेल विल बी अफेक्टेड। और यहाँ मेल्स तो अफेक्ट होंगे ही, मेल्स के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो बेचारे हर बार बलि का बकरा बनने वाले हैं, तो मेल्स भी अफेक्टेड होंगे। पर यहाँ फीमेल्स को हमको ज्यादा दिख रहा है ये कलर, हाँ यहाँ हमें फीमेल ज्यादा अफेक्टेड देखने मिलती है, तो यहाँ पर फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड। चलो बच्चे बोलेंगे कहीं तो फीमेल्स अफेक्ट हुई, तो फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड। यहाँ आपको जनरेशन स्किप होते हुए नहीं दिखाई देगी, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जनरेशन स्किप होते हुए नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर समझो फादर यहाँ पर अफेक्टेड है, अगर यहाँ पर फादर अफेक्टेड है तो इनकी सारी डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। अगर फादर अफेक्टेड है तो इनकी सारी डॉटर्स अफेक्टेड होंगी, क्योंकि फादर से एक एक्स क्रोमोसोम आ रहा है। अगर मेरी डॉटर के पास एक भी अफेक्टेड क्रोमोसोम रहा तो इसको ये बीमारी हो जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल है फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है? बस एग्जांपल का नाम आप याद रख सकते हो, ये पूछा नहीं जाता है, बस इंफॉर्मेशन का पार्ट है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ना रह जाए। अब अगर मैं वाई लिंक्ड क्रोमोसोम की बात करूं, तो बेटा वाई लिंक्ड क्रोमोसोम ना तो डोमिनेंट होता है ना तो रिसेसिव होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फादर टू सन ट्रांसफर होता है, ये फादर टू सन ट्रांसफर होने वाला है, ओके। और दूसरी चीज, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, यानी कि स्पर्म डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक वो एग्जाम्पल है।
इसका दूसरा एग्जाम्पल है हाइपरट्रिकोसिस, महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। हाइपरट्रिकोसिस में क्या होता है? हाइपरट्रिकोसिस में एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाती है कान के, ईयर पिन्ना पे, नोज में एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाती है। दादाजी नानाजी को आपने देखा होगा। तो ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स है। तो यहाँ पर आपको मैंने बेसिक फीचर्स बता दिए हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल एक्स लिंक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, वाई लिंक डिसऑर्डर्स के एग्जांपल कौन से होते हैं। टॉपिक खत्म। कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में आपको 2 क्वेश्चन दिया है, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। अब ये जो पहले ये वाला देखते हैं, ठीक है, पहले ये वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला। यहाँ पर मुझे ये जो ग्राफ दिख रहा है, यहाँ गया, अच्छा ये ठीक है, मुझे यहाँ पर ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ क्या ऑब्जर्व करना है। देखो पहली बात, आप ना 1 या 2 या 3 जनरेशन से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे जनरेशन की इंफॉर्मेशन जब मिलेगी तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये ट्रेट जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको अगर इंफॉर्मेशन आधी दी है तो आप कभी नहीं पता कर सकते कि ये ट्रेट जेनेटिकली कैसे ट्रांसफर हो रहा है या कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी है, मुझे सिर्फ 3 जनरेशन की इंफॉर्मेशन दी है। ये मेरी जनरेशन 1 है, अरे क्या हो गया, दिस इज जनरेशन 1, दिस इज जनरेशन 2 और ये वाली जनरेशन 3 है। ये वाली जनरेशन 3 है। आप बोलोगे मैम ये चौथी जनरेशन है ना? नहीं नहीं नहीं, ये तीसरी जनरेशन ही है। ये देखो ये वाला डंडा भी यहाँ से निकल रहा है और ये वाला डंडा भी यहाँ से निकल रहा है। ये बस डंडा बड़ा कर दिया है, ये इसी जनरेशन का पार्ट है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पेरेंट्स हैं, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये मदर अफेक्टेड है, यहाँ पर जो फीमेल है वो अफेक्टेड है। और पहले चेक करो आपको कोई जनरेशन में स्किप दिखाई दे रहा है क्या। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर एक जनरेशन हेल्दी है, उसके बाद से ये बीमारी ट्रांसफर हुई है, लेकिन यहाँ तीनों जनरेशन में बीमारी है, तो मतलब यहाँ पर स्किप नहीं हुआ है, देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। अगर जनरेशन स्किप नहीं हुआ है तो मतलब ये रिसेसिव बीमारी नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव बीमारी में क्या होता है, जनरेशन स्किप होती है। ओनली इन रिसेसिव डिसऑर्डर्स द जनरेशन इज स्किप्ड। तो इतना तो कंफर्म है कि ये जो भी बीमारी है ये डोमिनेंट है। अब ये कौन से टाइप की डोमिनेंट है, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है या ऑटोसोम से रिलेटेड है। देखो अगर ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती, अगर ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती तो इसके जितने भी लड़के होते सारे अफेक्टेड होने चाहिए थे, जितने भी सन होते सारे क्या होने चाहिए थे, अफेक्टेड होने चाहिए थे, अगर ये सेक्स क्रोमोसोम से होती। क्योंकि देखो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है, ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, मतलब अगर फीमेल के पास एक भी डोमिनेंट वाली बीमारी हुई, एक भी डोमिनेंट वाला अलील हुआ तो ये बीमार हो जाएगी। अब जब ये अपना क्रोमोसोम सन को देगी, इसका एक एक्स क्रोमोसोम सन के पास आएगा और एक फादर से आएगा, तो ये सन अफेक्टेड होना चाहिए। और जितने भी सन बनेंगे, मतलब समझो यहाँ पर ये वाला सन अफेक्टेड है और ये वाला सन अफेक्टेड नहीं है, ये रिसेसिव है ना, ये वाला सन अनअफेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल ये अफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारा डोमिनेंट डिसऑर्डर है, लेकिन ये नहीं पता चला कि एक्स के ऊपर है कि नहीं है। चलो एक्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर अफेक्टेड सारे के सारे होते तो हम बोलते कि एक्स के ऊपर है, बट एक्स के ऊपर नहीं है। अब यहाँ पर देखो लड़का भी अफेक्टेड है और डॉटर भी अफेक्टेड है। इन पेरेंट्स से जो बच्चे हुए, ध्यान से देखो, इन पेरेंट्स से मुझे जो बच्चे मिले, 4 बच्चे मिले हैं, 1 2 3 4, इन पेरेंट्स से मुझे 4 बच्चे मिले हैं, उसमें से एक सन अफेक्टेड है, एक डॉटर अफेक्टेड है, और एक सन हेल्दी है, एक डॉटर हेल्दी है। तो ना तो इसका लेना देना एक्स क्रोमोसोम से है, ना तो इसका लेना देना वाई क्रोमोसोम से है, क्योंकि अगर वाई क्रोमोसोम अफेक्टेड होता तो सारे बच्चे अफेक्टेड होते, सारे मेल्स अफेक्टेड होते, और अगर एक्स क्रोमोसोम से लेना देना होता तो फीमेल अफेक्टेड होती, हाँ या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ना तो ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे है, ना तो ये जीन वाई क्रोमोसोम पे है। यानी ये जो डिसऑर्डर आगे पास हो रहा है, ये डिसऑर्डर ऑटोसोम्स पे है, ये एक्स और वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, ये डिसऑर्डर ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। तो ये जो फर्स्ट वाला बीमारी है, ये फर्स्ट वाला चार्ट कैसा दिखा रहा है, ऑटोसोमल ट्रेट दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये क्वेश्चन 2021 में डायरेक्ट पूछा गया था। आपको पेडिग्री चार्ट नहीं दिया गया था, आपको डायरेक्ट पूछा गया था कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कैसे टाइप का पेडिग्री या कैसे टाइप का डिसऑर्डर दिखाता है, पेडिग्री नहीं, कैसे टाइप का डिसऑर्डर दिखाता है। तो इट शोज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये मैंने आपको यहाँ पर भी पढ़ाया था, कहाँ गया, यहाँ पर जब हमने पढ़ा था ना,
मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये मैंने यहाँ पर भी बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यस, ओके। तो अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला चार्ट देखो, यहाँ पर मेरे पास एक मेल एक फीमेल है, ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है, ये जनरेशन 3 है, ये जनरेशन हेल्दी है, तो मतलब यहाँ पर एक जनरेशन स्किप हो गई है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक जनरेशन स्किप हो गई है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये जो भी बीमारी है वो रिसेसिव है, ये जो भी बीमारी है वो कैसी है, रिसेसिव है। अब मुझे चेक करना है कि ये एक्स क्रोमोसोम से आई है कि वाई क्रोमोसोम से आई है कि ऑटोसोम से आई है। अगर ये एक्स क्रोमोसोम से आई होगी तो मेल्स, सारे मेल्स इसके अफेक्टेड होंगे। अगर ये एक्स क्रोमोसोम से आई होगी, ये देखो, अगर ये एक्स क्रोमोसोम से आई होगी तो इसके मेल्स सारे अफेक्टेड होंगे। ये देखो, एक मेल अफेक्टेड है बट ये अफेक्टेड नहीं है, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम से नहीं आई है, और वाई क्रोमोसोम से भी ये नहीं आई है क्योंकि मेल्स सारे अफेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये जो अफेक्टेड जीन है, इसका जो भी खतरे वाला जीन है वो कहां से आया है। अगर एक्स क्रोमोसोम पे होता तो सारे मेल्स में होता, बट ये सारे मेल्स में नहीं है, ये मेल हेल्दी है, ये अफेक्टेड है, ये हेल्दी है। तो इसका मतलब ये जो जीन है ये ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, ये सेक्स क्रोमोसोम पे है ही नहीं। तो ये जो सेकंड वाला बीमारी है ये कौन सा है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ये सबको अच्छे से समझ में आया है। अब इससे ही रिलेटेड एक एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको ट्राई करना है ये सॉल्व करने का कि आता है या नहीं आता है। ट्राई करके देखो किसको आ रहा है सॉल्व करने, इसका आंसर क्या आएगा। आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट करो, उसमें से मैं देखती हूँ कि कौन सा आंसर करेक्ट है और फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो यहाँ पर होता है बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, इतना बड़ा चैप्टर अब नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट वाला चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, मुझे ही ब्लर दिखता है कि ब्लर है। हाँ, सो ये चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर था, लेकिन हमने इसको काफी डिटेल में पढ़ा है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने ये चैप्टर कवर किया है। अगर आपको ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ने में मजा आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है। ये चैप्टर अपना फिनिश हो चुका है, अब मैं इसके लाइव एमसीक्यूज लेने वाली हूँ थर्सडे को सुबह 9:30 बजे। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप मेरे साथ इस चैप्टर के लाइव एमसीक्यू सॉल्व कर सको और आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीबॉडी।